गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संगीता रागिनी कुजूर KGVB गोला स्कूल से आप सबको विज्ञान का पाठ 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ अंशों को जो चयनित नहीं है उनको शामिल नहीं करूंगी, जैसे विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। आइए हम इस पाठ के चयनित अंशों की चर्चा करें। तो हमारा पहला शब्द है आनुवांशिकता। बच्चों, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकता माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण या ट्रेट्स का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है, जैसे बालों का रंग, त्वचा, लंबाई, आँखों का रंग इत्यादि। हमने यह देखा है कि संतान के कुछ लक्षण अपने माता से मिलती जुलती होती है या फिर अपने पिता से मिलता जुलता होता है। ठीक इसी तरह माता पिता को उनके गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। इस तरह से गुणों का स्थानांतरण एक वंश से दूसरे वंश में होता है, जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ हम माता पिता को जनक एवं संतान को संतति भी कहते हैं। मानव में ये गुण दो प्रकार के होते हैं, एक आनुवांशिक और एक उपार्जित। आनुवांशिक लक्षण वे होते हैं जिसे जीवों में वंशानुगत प्राप्त होते हैं तथा ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और ये जैव विकास में सहायक होते हैं। उदाहरण, मानव के आँखों व बालों के रंग। ठीक इसी प्रकार दूसरा उपार्जित लक्षण जो होते हैं वे लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरणतः ज्ञान प्राप्त करना या संगीत में शिक्षा प्राप्त करना या खेल कूद में आगे बढ़ना, ये सारे गुण अपने हम जीवन काल में सीखते हैं और यह हमारे आगे के वंश में ट्रांसफ़र या स्थानांतरित नहीं होते हैं। दूसरा उपार्जित लक्षण ये जनन कोशिकाओं के DNA में कोई अंतर नहीं लाते तथा जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, यह बात क्लियर किया गया था मेंडल के द्वारा। मेंडल वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उसकी गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली, जिसे मुख्य पाठ में इसकी चर्चा की गई है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत गुणों का अध्ययन के लिए मटर के पौधे, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम है, का उपयोग किया। इसका उपयोग करने का मुख्य कारण है इनका जीवन काल छोटा होता है। दूसरा, सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन भी कराया जा सकता है तथा एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। और चौथा है, मटर के पौधों में व्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इसका मतलब मटर के पौधों में
7 तरह के विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं जो कि वंशागत गुणों का अध्ययन के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो वह बीज का आकार हुआ, जो कि एक गोल है, दूसरा झुर्रीदार। दूसरा बीज का रंग एक पीला रंग का है, दूसरा हरा रंग। तीसरा फूल का रंग, एक फूल बैंगनी रंग का है, दूसरा सफ़ेद रंग का। इसी प्रकार फली के आकार, एक फूली हुई है, दूसरा सिकुड़ी हुई। इसी प्रकार हम फली के रंग को देखते हैं तो एक हरा है, दूसरा पीला। और उस फूल की अगर स्थिति को देखें, एक पौधे के ऊपर है जिसे हम अक्षीय कहेंगे और दूसरा उसके बगल है जिसे हम अंत्य कहेंगे। इसी प्रकार अगर पौधे को देखा जाए, एक लंबा है और दूसरा बौना है। इस प्रकार हमने मटर के पौधे के विभिन्न गुणों की चर्चा की। इन गुणों में हम 2 प्रकार के गुण पाते हैं। एक होता है प्रभावी विशेषक, दूसरा अप्रभावी विशेषक। बायां वाला गुण प्रभावी विशेषक है और दायां वाला अप्रभावी विशेषक। जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कैपिटल टी को मटर के पौधे के लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन मान लें और स्मॉल टी को बौनापन के लिए उत्तरदायी मान लें। मटर के 2 पौधों के बीच में क्रॉस संकरण कराया जाए तब हमें सभी पौधे लंबे मिलेंगे जो कि F1 पीढ़ी या प्रथम संतति पीढ़ी के होंगे और इन चारों पौधों में कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक पाए जाते हैं। और ये सारे लंबे पौधे इसलिए होते हैं क्योंकि जो कैपिटल टी होता है वह प्रभावी विशेषक होता है तथा स्मॉल टी को अपना प्रभाव प्रदर्शित करने नहीं देता है। इसी रीति से जब हम F2 पीढ़ी या द्वितीय संतति पीढ़ी में देखा जाए कि अगर जब दोनों लंबे पौधे जो फर्स्ट पीढ़ी से आए हैं उन दोनों के बीच संकरण किया जाए तो 4 तरह की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। उसमें से 3 तरह के पौधे लंबे होते हैं तथा एक बौना उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर 2 कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा, लेकिन अगर 1 कैपिटल टी और 1 स्मॉल टी है फिर भी पौधा लंबा ही होगा। कारण कैपिटल टी प्रभावी विशेषक है तथा स्मॉल टी को गुण प्रदर्शित करने नहीं देता है, परंतु कैपिटल टी की अनुपस्थिति में जब दोनों स्मॉल टी होंगे तब स्मॉल टी अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं तथा पौधे बौने तैयार होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप 3:1 अनुपात है, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा है, पर उसका जीनोटाइप 1:2:1 अनुपात है, यानी 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल और स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। मुझे आशा है बच्चों आपको मेंडल की एकल संस्करण समझ में आ गई होगी।
हम इस पाठ के दूसरे भाग की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक आप बच्चे कुछ प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।